नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में है जिज्ञासा, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा है ज़रूरी, और इस चर्चा में जुड़ेंगे हमने हमारे संवाददाताओं से और साथ ही विशेषज्ञ मेहमानों से भी। और आज जो हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि नया जो कर्तव्य पथ है उसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है। साथ ही हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कौन जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो गायों की मौत हो रही है, अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। और इसके साथ ही आज की खास चर्चा करेंगे तीसरे मोर्चे में कौन होंगे नेता, सब कुछ करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेंडर आया है, अभी करीब 1.5 महीने के अंदर अंदर फाइनल होगा। हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके नई फैक्ट्री सेटअप करने की तरफ बढ़ जाए। RINL तो करेगा ही करेगा, मैं बताता हूँ। देखो, जब डिमांड बढ़ी तो पहला स्टेप था कि अपने PSU के पास जाओ, तो RINL के पास गए थे, राइट, कुछ वर्षों पहले। RINL की कैपेसिटी है 80,000 व्हील्स की। अब अपनी रिक्वायरमेंट हो गई है क्लोज टू 2 लाख व्हील्स पर ईयर। 2 लाख व्हील्स की कैपेसिटी अभी हमें, हमारी डिमांड, मैंने कहा ना, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि बहुत सारी अब नई ट्रेन्स की, नए तरह के लोकोमोटिव्स की प्रोडक्शन चालू हो रहा है। तो अभी अपना डिमांड, अपना रिक्वायरमेंट हो गया करीब 2 लाख व्हील्स पर एनम। 1 लाख ओन प्रोडक्शन and 1 lakh is going to be fulfilled by the... हाँ, तो सुनो, तो अभी इस 2 लाख में से 80,000 सीधा प्रसारण आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और इस वक्त में अब हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है इस अभियान का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। अत्यधिक निर्यात को रोकने के लिए उठाया गया है ये कदम। सरकार ने कहा देश में उपलब्ध है चावल का पर्याप्त भंडार। लंपी वायरस से बड़े पैमाने पर पशुओं की मौत की खबरों के बीच राजस्थान सरकार पर भाजपा एवं अन्य संगठनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पशुओं की बीमारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से 2 साल बाद समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। कोर कमांडर स्तर की 16वीं दौर की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक हुई ये कार्रवाई। पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से पीछे हटी सेनाएं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से शोक में डूबा ब्रिटेन। नए राजा चार्ल्स तृतीय का आज होगा पहला संबोधन। शाही परिवार की परंपरा के अनुरूप अगले कई दिनों तक जारी रहेंगी दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार की रस्में। इधर भारत में 11 सितंबर को घोषित किया गया है शोक। और 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज हो रहा है समापन। आस्था के सैलाब के बीच महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी। ये थी हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले एजेंडे की बात, और पहला जो एजेंडा है वो कर्तव्य पथ को लेकर लोगों में उत्साह से जुड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली के राजपथ को मिला कर्तव्य पथ के रूप में नया नाम। राजपथ, जो कि किंग्स वे का हिंदी अनुवाद था और उस दौर का था, उसको बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया तो उसी में उन्होंने नेताजी की ग्रेनाइट मूर्ति का भी अनावरण किया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस मौके पर कहा कि राजपथ की जो भावना थी वो गुलामी का प्रतीक थी, जो अब मिट गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राजपथ के नाम और आर्किटेक्चर के साथ ही इसकी आत्मा भी बदली है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। इसके साथ ही उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कर्तव्य पथ पर आने के लिए न्योता भी दिया और खास तौर पर लोगों से आह्वान किया कि देश की आन बान और शान के लिए अपने कर्तव्य को करें शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा। और इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो आज से कर्तव्य पथ पर जाने के लिए यात्रियों को बस उपलब्ध करा रही है। दिल्ली मेट्रो के द्वारा ये बस उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचें, और कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में आम लोग पहुंच भी रहे हैं। और जो लोग कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं उसके नए रूप को देखने के लिए उन लोगों में इस नए कर्तव्य पथ और इसके उद्घाटन को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया था तो खास तौर पर क्या कहा था, पहले उसे ही सुन लेते हैं। देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। तो प्रधानमंत्री के ये शब्द, आर्किटेक्चर भी बदला है, आत्मा भी बदली है, और आम लोग कर्तव्य पथ पर, नए कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले उसे सुन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। हमारी निशानी जो हमें कहा जाता था कि हम इंडिया गेट बोलते थे, हम इंडिया गेट जा रहे हैं, इंडिया गेट जा रहे हैं, तो लोग ये सोचते ये भी हमारा दिया हुआ है जो फॉरेनर्स आते थे। बट अब देखा जाए तो इंडिया गेट हमारा बनाया हुआ है, हमारी खुद की चीज़ है। हमारे देश में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मूर्ति देख के। और जो पहले राजपथ हुआ करता था, अब नाम चेंज कर दिया पीएम सर ने, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है अपना। हमारा बनाया हुआ, हमारी चीज़, ये युवाओं की भावना आपने सुनी। अनुज यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आप कर्तव्य पथ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं पीछे जिस तरह से इंडिया गेट दिखाई पड़ रहा है, नेताजी की जो प्रतिमा है जिसका उद्घाटन हुआ है वो भी दिखाई पड़ रही है, जिसका अनावरण हुआ था। कर्तव्य पथ पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके जरिए हमने सुनी। वहां पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि कर्तव्य पथ पर लोग आएं, और न्योता दिया था प्रधानमंत्री ने। उसको लेकर के दिल्ली मेट्रो ने खास तौर पर बस की व्यवस्था की है। लोग कितनी संख्या में कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं और कैसा उत्साह है लोगों में, अनुज? लालचंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने आह्वान किया था देश की जनता से, दिल्ली वासियों से, लगता है उसी का नतीजा है। इस समय दोपहर का वक्त है और तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन देखिए लोगों की उत्सुकता और लोगों का उत्साह मैं कैमरे की तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। लालचंद्र, आप यहां पर देखिए, शायद मुझे लगता है कि लोगों को काफी इंतजार था
इस नए रंग को, इस नए स्वरूप को देखने का। अभी आप देखें तो पूरे, अगर इधर हम बात करें तो दोनों तरफ जो कर्तव्य पथ के दोनों तरफ काफी बड़े बड़े हरे भरे लॉन बनाए गए हैं और आप देखिए कितनी संख्या में लोग आज यहां पर आ रहे हैं देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा कर्तव्य पथ के रूप में दिया है, आखिर वो दिखता कैसा है। और मुझे लगता है कि दोपहर के वक्त में जिस तरीके से लगातार यहां पर लोग आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक नए भारत की पहचान को दर्शाता है और लोगों के अंदर काफी खुशी लालचंद्र इस बात को भी लेकर है कि पहले जब कोई व्यक्ति गाड़ी से आता था तो पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं होती थी और पुलिस वालों से झगड़े होते थे कि भाई हम गाड़ी कहां खड़ी करें। लेकिन एक सबसे अच्छी बात, दोनों कर्तव्य पथ के दोनों तरफ पार्किंग की बहुत बड़ी जगह, आदमी पर्यटक जो भी आएगा अपनी गाड़ी खड़ी करेगा और सीधे यहां पर इंडिया गेट से लेकर और सीधा राष्ट्रपति भवन तक वो भ्रमण कर सकता है। जी अनुज, दूसरी सबसे बड़ी बात, शौचालयों की व्यवस्था इस बार की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और फिलहाल मैं अगले 2 और 3 दिनों की बात करूं तो यहां पर रोज शाम को लाइटिंग और साउंड और लाइटिंग का यहां पर शो होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहां पर होंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों का उत्साह दिन में नहीं रात को भी देखने को मिलेगा। लालचंद, अनुज, मैं एक बात पूछना चाहूंगा खास तौर पर, और मुझे लगता है कि ये बात जो मैं पूछ रहा हूं ये बहुत सारे लोगों के मन की बात होगी। वो ये कि हम जैसे, आप जैसे लोग और भारी संख्या में जब वहां पर लोग पहुंचते थे तो ख़ास तौर पर शाम में कुछ खाते थे, आइसक्रीम खा लिया या कुछ और खा लिया, और जो वो वेंडर्स हैं नए डिज़ाइन में, उन वेंडर्स के लिए भी जगह आवंटित की गई है, उनके लिए भी निर्धारित जगह कर दी गई, उनको भी और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया गया है। अनुज, देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि जो लोग पहले चाहे वो आइसक्रीम का ठेला लगाते थे या फिर पानी पूरी बेचते थे या बाकी अपना जो रोजगार वो करते थे, उन सबको एक व्यवस्थित जगह दी गई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा भी है कि कोई व्यक्ति कहीं भी अपना स्टॉल लगा लेता था और वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, बाकायदा वहाँ दुकानें बनाई गई हैं और सबसे अच्छी बात ये होगी देश की एक तस्वीर, जिसको मैं कहूं मिनी भारत की एक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी राज्यों के जो व्यंजन हैं, अलग अलग राज्यों की जो विशेषता और खास व्यंजन हैं, उन सबको यहां पर जगह दी गई है। अगर कोई साउथ का आदमी आता है तो वो साउथ के यहां व्यंजन का भी वो एक तरीके से उसका मजा ले सकता है, उसको चख सकता है। अगर यहां कोई उत्तर भारत से आता है या पूर्वी भारत से आता है तो एक यहां पर अपनी संस्कृति को, महान विरासत को किस तरीके विकास के साथ साथ उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी एक झलक इस कर्तव्य पथ पर इसके दोनों तरफ देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर ये भले ही इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का बहुत बड़ा रास्ता ना हो, बहुत बड़ा पथ ना हो, लेकिन हाँ, भारत की, नए भारत की नई तस्वीर, पूरी झलक इस कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था, मुझे लगता है ये भीड़ बता रही है कि अगले दिनों में लगातार देश भर से और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, वो तस्वीर साफ तौर पर दिख भी रही है अनुज, और बिल्कुल ज्यादा साफ दिख रही है क्योंकि आज मौसम भी कुछ ऐसा है कि बिल्कुल आसमान साफ है। इंडिया गेट आपके पीछे बहुत ही भव्य, बहुत ही साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि राजस्थान में एक तरफ लंपी वायरस ने कहर ढा दिया है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, यानी कि राज्य से बाहर हैं। करेंगे इस पर बात, आप देखते रहिए इस वक्त। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives.
त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब जो हम इस वक्त में बात करने वाले हैं वो बात है जिम्मेदारी की। राजस्थान में जिस तरह से बड़े पैमाने पर गायें मर रही हैं लंपी वायरस से, और मुख्यमंत्री बाहर हैं, राजस्थान में लंपी वायरस से बड़े पैमाने पर गायों और अन्य पशुओं की मौत। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत राजस्थान के 9 जिलों में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा भयंकर रूप में इस लंपी वायरस का कहर दिखाई पड़ रहा है। जोधपुर में हजारों की संख्या में पशुओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं। इसी से पता चलता है कि कितनी भारी संख्या में वहां पर पशुओं की जान गई है। पिछले एक हफ्ते में ही राज्य में 2500 से ज्यादा गायें, उनकी मौत हो चुकी हैं। इन गायों की जान जा चुकी है और राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर लगा है भारी लापरवाही का आरोप। यह आरोप विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है अशोक गहलोत सरकार पर। राज्य में गायों की हजारों लाशों के अंबार पर ध्यान नहीं देने पर हो रही है अशोक गहलोत सरकार की निंदा। और बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। पशुओं की बीमारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस दिया है। वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने राज्य सरकार पर संक्रमण रोकथाम में ढिलाई का आरोप लगाया है। गौवंश को सुरक्षित रखने में अशोक गहलोत सरकार नाकाम, यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है अशोक गहलोत सरकार पर। और इसी क्रम में गायों की उपचार की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार ने इस बारे में बात कही थी और कहा था कि पशुओं का टीकाकरण तेज किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने निर्देश भी जारी किया हुआ है, लेकिन राज्य की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल व्यस्त हैं और वो राज्य से बाहर हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ओपी, जिस तरह से राजस्थान में सबसे ज्यादा कहर लंपी वायरस का दिखाई पड़ रहा है, ओपी, बड़ी संख्या में वैसी तस्वीरें आई हैं जिसमें कि गायें और अन्य पशु मारे गए हैं, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से बाहर हैं राज्य से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। ओपी, राजस्थान में पशुधन, किसानों और पशुपालकों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है और राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी को लेकर किसान सबसे ज़्यादा संजीदा रहते हैं और यही वजह है कि उनकी आर्थिक तरक्की में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन बीते 2 महीने से लगातार लंपी वायरस की बीमारी राजस्थान में फैली है। तब से न केवल वहाँ के किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते इलाज की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बीते महीने खुद केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य मंत्री परसोत्तम रूपाला राजस्थान गए और वहां के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की, केंद्र की तरफ से मदद का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यश की तस बनी हुई है। आज तकरीबन 2500 के समतम जानवरों की अकाल मौत हो गई और तकरीबन 90,000 से अधिक जानवर इस बीमारी से ग्रसित है। राजस्थान के 30 जिले इससे प्रभावित और तकरीबन 9 जिलों में भयंकर संकट है और हर जिले में इस स्थिति को देखने को किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार के मुखिया राज्य से बाहर देख भी रहे हैं ओपी, वो तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे थे। इस बीच में जो राजस्थान हाईकोर्ट है,
जो राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका तो काम है, वो तो आरोप बिल्कुल लगाएगी और जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उन्होंने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया इस बारे में। जी, राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस स्थिति की दयनीय हालातों को देखते हुए, राज्य सरकार की लापरवाही को देखते हुए न केवल नोटिस जारी किया है, बल्कि बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट करें कि आपने पशुपालकों को, किसानों को इस बारे में कितना अवगत करवाया। आपके यहाँ पशु चिकित्सक, पशु सुपरवाइजर और वेटरनरी जो कंपाउंडर है, उनकी भारी संख्या में कमी है, उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही? बीते कई सालों से यहाँ पर रिक्त पद है, लेकिन राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। आखिर क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? राज्य सरकार के सामने कई तरह के जो मुद्दे हैं इसने राज्य हाई कोर्ट ने रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई और यही वजह है कि बीते एक हफ्ते में तकरीबन 2000 से अधिक जानवरों की अकाल मौत हो गई है। इस लंपी वायरस से संबंधित जो टीका है, गोटपोक्स का टीका, भारत सरकार ने तकरीबन 11 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी थी कि राज्यों को केंद्र की तरफ से बिना पक्षपात के पूरी मदद की जाएगी। लेकिन आज तक इस स्थिति में राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लेने के कारण सभी जिलों में जो प्रभावित जिले हैं, टीके नहीं लग पाए हैं। और केंद्र सरकार ने इसके अलावा एक और जो टीका लंपी प्रोवैक ICR के जरिए इजाद किया था, उसको लेकर भी राज्यों को हिदायत दी थी कि आपको जितनी जरूरत है केंद्र आपको ये मुहैया करवाएगी, लेकिन आप इसमें तत्परता दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं, गाय जो गोधन है उसको बचाने का निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। ओपी, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, हाई कोर्ट नोटिस दे रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार इस पर क्या कह रही है। राज्य सरकार का कहना है कि हम लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो राज्य प्रभावित है उसके जो जिलों में टीमें हम भेज रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जमीनी स्तर पर कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा। राज्य सरकार में जो आंतरिक कलह है, कांग्रेस पार्टी में जो आंतरिक मतभेद रहते हैं और केंद्र के साथ जो मिलकर इन्होंने आंदोलन किया था, अब जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री व्यस्त हैं और राज्य में बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है। स्थिति यह है कि अधिकारी निर्णय लेने में भी असमर्थ चल रहे हैं और इसी वजह से बीकानेर, जोधपुर और जो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा ये स्थिति भयावह देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमित संसाधनों में जो भी उनके पास गोटपोक्स के टीके हैं वो हम व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि जिन जिन जिलों में और ब्लॉक स्तर पर किसानों के पास टीके न तो पहुंचे हैं, न चिकित्सा विभाग की टीम वहां पहुंची है, इसलिए किसान बिल्कुल असहाय हो गए हैं। और यही वजह है कि लगातार इस बीमारी से दिन प्रतिदिन न केवल जानवरों की मौत हो रही है, बल्कि इसका प्रसार भी तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी जानवर प्रभावित है उनको आइसोलेट करें और अन्य जानवरों से अलग रखें, उनको खुले चारागाह में न भेजें। इसके अलावा जो लंपी पॉक्स बीमारी से संबंधित टीके हैं, केंद्र से मांग करें तो आपको आपूर्ति की जाएगी। केंद्र ने 7,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने के लिए भी घोषणा की है, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रभावित राज्यों में राजस्थान सबसे पिछड़ी साबित हो रहा है। यहाँ न किसी तरह की कोई हलचल दिख रही है, न कोई संवेदनशीलता दिख रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेके राज्य सरकार को कड़ा नोटिस देना पड़ा। बिल्कुल, ये नोटिस देना पड़ा हाईकोर्ट को और जाहिर सी बात है कि निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने उस पर काम नहीं किया है। इसी वजह से जो लंपी वायरस है उसका सबसे ज्यादा कहर राजस्थान पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये सवाल राजस्थान की सरकार पर उठ रहा है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जहां इतनी विकट हालत है, जो आपने तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जहां पर हजारों गायें मरी पड़ी हैं, उसकी बदबू कई किलोमीटर तक उसका बदबू जा रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, पशुधन का तो नुकसान हो ही रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से बाहर हैं, उसने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की जो खास चर्चा वो यही होगी जो कि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि तीसरे मोर्चे में साथ तो आना चाहते हैं दल, लेकिन सबकी कोशिश अलग अलग है और अभी तक ये तय नहीं है कि मुद्दा क्या और नेता क्या। तो मुद्दा गायब, नेता गायब, लेकिन कोशिशें जारी हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें।
चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की जो हमारी खास चर्चा है वो इसी पर है कि मुद्दा तय नहीं, नेता तय नहीं, लेकिन एकता विपक्षी और पीएम के कई उम्मीदवार, उसमें इस बीच में आखिरकार कौन होंगे तीसरे मोर्चे के बिग ब्रदर? ये बड़ा सवाल, क्योंकि जो कोशिशें अलग अलग हो रही हैं उससे ये सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली मैराथन से लौटने के बाद ममता बनर्जी ने अलग से कर दी राजनीतिक कवायद की शुरुआत। नीतीश कुमार हाल ही में लौटे हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे तो राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक दर्जनों नेताओं से मिलकर बिहार वापस पहुंचे हैं। तो इतनी मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि अभी तक बिग ब्रदर कौन, ये वाला जो सवाल है ये जस का तस बना हुआ है। इस बीच में कल कोलकाता में टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता का आह्वान तो किया, लेकिन उस आह्वान में क्या कुछ है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। ममता ने 2024 में बीजेपी को हटाने का संकल्प लेते हुए नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन को साथ लेने की बात कही, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कांग्रेस का नाम नहीं और वामपंथी पार्टियों का नाम नहीं है। नीतीश ने बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने की बात कही, तो ममता 100 सीटों का अनुमान लगा रही हैं बीजेपी के लिए साल 2024 में। तो टीएमसी की जो ये तैयारी बैठक हुई उसमें बाकी नेताओं और दलों का तो नाम लिया गया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों का नाम तक नहीं लिया गया। जबकि नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में मैराथन प्रयास किया था उसमें लगभग सभी विपक्षी दल, उसमें कांग्रेस भी शामिल थे और वामपंथी दल भी, बल्कि राहुल गांधी से तो सबसे पहले मुलाकात की थी। 2024 के लिए हर विपक्षी पार्टी एकता तो चाहती है, लेकिन मुद्दे और बिग ब्रदर की भूमिका पर यह मतभेद देखने को मिल रहा है। और इस बीच में जो ये कोशिशें हैं ये क्या रंग लाएगी और क्या कुछ ठोस रूप में दिखाई पड़ेगा, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं राजीव जेटली, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, बल्कि राजीव जेटली, तरुण तिवारी टीएमसी के नेता जो अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, रोशन गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तरुण तिवारी से आज करता हूं। तरुण जी, ये बताइए कि नीतीश चाहिए, अखिलेश चाहिए, तेजस्वी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल आपको इस प्रयास में साथ में नहीं चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं कि कल का जो मीटिंग था हमारा, हाँ, नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर में, जी, तो उसमें नाम लिया गया है और किसका नाम छोड़ा गया है ये बात तो आप ले रहे हैं, लेकिन आप इस बात को गौर नहीं किए कि ममता दीदी ने कहा कि जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं वो लोग एकत्रित होंगे। हाँ, हमारे जितने भी ऑपोजिशन, और ममता दीदी का एक ही नारा, हमारा तृणमूल कांग्रेस का एक ही नारा है जी कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हाँ, ये दिखाया हमने, बड़े बड़े शब्दों में दिखाया अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जी,
ये हमने तो दिखाया। यही हमारा एजेंडा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हम लोग को बीजेपी का एजेंसीज नहीं चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए, तेलों के दाम कम चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, गैस के दाम कम चाहिए। और ये बताइए तरुण जी, जो बीजेपी की सरकार चला रहे हैं जो बीजेपी की सरकार चला रहे हैं वो लोग तिरंगा उनके पुत्र लोग तिरंगा उठाने से हिचकिचाते हैं तरुण जी। और ये लोग कहते हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इनके मन में देश के लिए कोई भी तरीके का प्रेम नहीं है। एकमात्र तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जो सभी को एकत्रित करने का चेष्टा कर रही है। यह चेष्टा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को जब तक जो इनके पास में डोटो है, ईडी और सीबीआई, ईडी सीबीआई भाई भाई, बीजेपी के भाई भाई जो ये खेला कर रहे हैं, इस आरोप पर तो खैर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जुड़ेंगे तो जरूर जवाब देंगे। जो ये चेष्टा कर रहे हैं ईडी और सीबीआई वाले, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई को लेके, ठीक है, तो 2024 में पूरे भारत की जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, और यही नारा होगा पूरे भारत, जनता जवाब देगी और आपके आरोपों पर बीजेपी जवाब देगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये चर्चा कर लेते हैं। ममता दीदी का नारा होगा पूरे भारतवर्ष में गूंजेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। मैं रोशन गौड़ जी को शामिल करता हूं चर्चा में। रोशन गौड़ जी, मैं एक मजाकिया तौर पर एक कहावत से शुरुआत करता हूं। कोई किसी के यहां गया तो जब भोजन मांगा तो उसने जवाब दिया कि चावल तो है नहीं, दाल अगर होती तो सब्जी तो कहीं दूसरे के यहां से भी लाकर खिला देते। तो सवाल उठा कि इन तीनों में है क्या आपके पास? यही सवाल उठ रहा है कि मुद्दे, नेता, तमाम चीजों पर अभी कोई सहमति बन नहीं रही है। तो ऐसे में रोशन गौड़ जी, क्या रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये आंदोलन, जो अलग अलग तरह की यात्राएं हो रही हैं? भारत जोड़ो, तो भारत नंबर 1, तो नीतीश जी का मिशन 2024। रोशन जी, देखिए, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है और पॉलिटिकल पार्टी अपना विस्तार करती है। ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, जो नीतीश कुमार जी दिल्ली आए थे, उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि हम 2024 में लोगों को इकट्ठा करें, सारी अपोजिशन को। अगर ये बीजेपी का गठबंधन बिहार से नहीं टूटता तो शायद वो आगे नहीं आते। और दूसरी बात, जो कल ममता बनर्जी ने कलकत्ता में जो उनके कल मीटिंग हुई थी, जब वो कह रहे थे कि हम विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, तो उसी मीटिंग में ही कल्याण बनर्जी और सुदीप जो बनर्जी हैं, उन्होंने ही कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही विपक्ष एकजुट हो सकता है, यानी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो यहां से इंडिकेशन साफ साफ हैं कि जो विपक्ष का चेहरा कौन होगा, बिल्कुल, क्या कांग्रेस से होगा, क्या एनसीपी नेता होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे या ममता जी होंगी। तो सबसे पहले अगर विपक्ष की एकता जरूरी है तो सबसे पहले उनको एक मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा, जैसे शरद पवार जी ने कहा जी। तो ममता बनर्जी या नीतीश कुमार जी पहले आपस में तय कर लें कि किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। तय अभी नहीं है, मैं लौटता हूं, वो तय नहीं है क्योंकि जो झगड़ा है वो झगड़ा यही है कि किसके चेहरे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जी रोशन जी, लौटता हूं मेन मुद्दा। रोशन जी, लौटता हूं। राजीव जेटली जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। और आपके जुड़ने से पहले हम चर्चा कर रहे थे तो तरुण जी ने बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए कि भाई मुद्दा जो होगा उनका वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का होगा, महंगाई का भी उन्होंने जिक्र किया और बाकी वो बात अपनी रखेंगे, तो उस पर आप जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये राजीव जी कि एक डिफरेंस ये भी दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार आपको 50 सीटें दे रहे हैं 2024 में, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आपको 2 गुनी सीटें दी हैं, 100 सीटें। आप संतुष्ट हैं? नहीं, आपने कहा कि सीबीआई या एजेंसियों का ये दुरुपयोग का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, तो क्या सीबीआई ने बोला था बैठिए बैठिए बैठिए, नीतीश जी बैठिए, नीतीश जी बैठने के लिए तैयार नहीं थे। केसीआर साहब उनको बार बार बोल रहे थे बैठिए बैठिए बैठिए। और देखिए, ये नजारा जग जाहिर हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कि किस तरीके से लोगों में इन दोनों के आपस में इस बात को लेकर के मतभेद थे कि कहीं अपना नाम ना ले लिया जाए, कहीं केसीआर साहब अपना नाम ना लेते या किसी और का नाम ना लेते। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाऊं। प्रधानमंत्री पद तो इन्होंने कल्पना भी नहीं करी है कभी कि हम बन सकते हैं, लेकिन मैं दावेदार हो जाऊं मोदी जी के वक्त में, मेरा भी नाम उनके साथ जुड़ जाए, मैं भी उस लिस्ट में आ जाऊं कि मैं भी एक उम्मीदवार हो सकता हूं। ये लड़ाई इस बात को लेकर के हो रही है।
अब ये बार बार जो ये बात इल्जाम लगाया जाता है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है यहाँ पर, इसमें आपने देखा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इस तरीके के इल्जाम नहीं लगाए कभी भी। देखिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उससे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये अगर ये सोच लिया जाए कि क्योंकि हम राजनीतिक परिवारों से आते हैं या हम एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, ये कार्रवाई हमारे खिलाफ तो बनती ही नहीं है। ये प्रेरोगेटिव्स हमारे पास है, विशेषज्ञ का अधिकार हमारे पास है कि वो कार्रवाई हो या ना हो। असली फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि ये आपस में एक दूसरे का दर्द बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि सबके सब राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। जवाब लेता हूं तरुण जी से। तरुण जी, ये बताइए, आपने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जिस पर राजीव जी ने जवाब दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा मामला जिसमें 500 दिनों से भी ज्यादा समय से लोग अभी भी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, उसका मामला हाईकोर्ट तक जाता है, हाईकोर्ट जांच के लिए कहता है, उसके बाद केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है, तो इसमें दुरुपयोग का मामला कहां पर है तरुण जी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक एसएससी घोटाले का बात कर रहे हैं, तो प्रशासन है यहाँ पे, कानून है यहाँ पे, कानून पे हमारी ममता बनर्जी, हमारे तृणमूल कांग्रेस और हमारे यहाँ के हर एक कर्मी को निष्ठा है, विश्वास है कि कानून जो भी फैसला लेगा, लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है उस स्टेट में, जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं कि राजीव जी को लग रहा है कि सिखा सिखाया बात बोल रहे हैं, नौसिखिया जैसा। मैं उनको गलत नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो जो नौसिखिया यहाँ पे आज पूरे भारतवर्ष में हिटलर का राज चल रहा है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक बन के इस जगह को चलाया जा रहा है। कहने का ये है, आज आप बताइए कितने जन को नौकरी मिला है भारत देश में। आज जितने भी बड़े बड़े चीज हो रहे हैं, आज तेल का दाम बढ़ाया जा रहा है, गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी पर देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, धरा बेच डालो, गगन बेच डालो, कीमत मिले तो कफन बेच डालो, कलम के सिपाही तो बिक ही चुके हैं, बन के चौकीदार वतन बेच डालो। अच्छा, इस पर राजीव जी ने आपको ये कहा कि ओडिशा में कहाँ कार्रवाई हो रही है, केरल में कहाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ, महाराष्ट्र में किस तरीके से सीट खरीदा गया, झारखंड में किस तरीके से चेष्टा किया जा रहा था, बिहार में किस तरीके से चेष्टा किया जा रहा था, और बंगाल में तो सबसे ज्यादा। लेकिन वो तो वहां पर कोर्ट के कहने पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, आंख से आंख मिलाकर कि जो महिला में शक्ति है, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब से जो खड़े होकर डट कर सामना कर सकती है, वो सिर्फ ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी पूरे भारतवर्ष में जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, यानी ममता बनर्जी सामना कर सकती हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, बीजेपी हटाओ। जी राजीव जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं तरुण जी। हाँ राजीव जी, दीजिए जवाब। ममता बनर्जी को तो इन्होंने मोहरे के रूप में रखा हुआ है, ये सब जानते हैं। मैं पश्चिम बंगाल चुनावों में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी एक चेहरा है जो टीएमसी का है, लेकिन असली जो इनके पीछे ये कार्य करने वाले हैं वो भाई पे, मतलब उनके भतीजे हैं जी, मतलब वो अभिषेक बनर्जी है। और अभिषेक बनर्जी के अपने ऊपर और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर माइनिंग घोटाले के इल्जाम लगे और उसके सबूत बहुत हद तक सामने आ चुके हैं। और आपने खुद बोला शिक्षक घोटाला, उससे पहले भी आप देखिए कितने भारी मात्रा में नोट निकले। अंतिम पशु तस्करी वाला मामला है, अंतिम वक्त तक उन हरे टन, मतलब मुझे लगता है वो शायद उस नोटों को उठाने के लिए जेसीबी मंगवानी पड़ती। इतना पैसा आपने देखिए पश्चिम बंगाल की गरीब जनता की मेहनत की कमाई एक मंत्री के पास मिलती है और उसके ऊपर चुप्पी साधे रहते हैं, अंतिम वक्त तक चुप्पी साधे रहते हैं। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तब आखिर में जाकर इनको अपनी पार्टी से उनको एक्सपेल करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये वो जो खेल खेला जा रहा था वो किसी एक मंत्री का नहीं था, वो इनके भतीजे का था। और इनके भतीजे चाहते हैं कि जल्दी पश्चिम बंगाल से बाहर निकले ताकि मेरे लिए जो है रास्ता साफ हो जाए। दूसरी बात मैं अभी भी कहता हूं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है कि हाँ हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की एलिगेशन नहीं लगी है, तो ये सीबीआई हमारे पास क्यों आ रही है, तो हम एक मुद्दा कर सकते थे। लेकिन मुद्दा फिर इनको भी छोड़ देते हैं। आज इनसे पूछिए आपका चेहरा होगा, मैं अभी पूछता हूं इनसे, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि आपका चेहरा राष्ट्रीय लेवल पे कौन होने वाला है, तो आप देखिएगा टीएमसी के प्रवक्ता दीदी का नाम लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपने जेडीयू को बिठाया होता तो जेडीयू के प्रवक्ता नीतीश जी का नाम लेते हैं। जी बिल्कुल, पीएम मटेरियल कहते हैं।
गुप्ता बैठे होते तो वो राहुल गांधी जी का नाम लेते। तो अभी इनका आपस में ही कोई समन्वय नहीं है, तो हम इनसे चर्चा किस बात को लेकर करें? लौटता हूँ आपके पास राजीव। आपस के बीच में बात। तरुण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, फिर रोशन जी के पास जाऊंगा। जी, मैं कहना चाहता हूं कि शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कल अभिषेक बनर्जी जो जिनका ये नाम ले रहे थे जी, तो उन्होंने साफ साफ एक ही बात दर्शाया है कि हमारे पार्टी का एक ही नेतृत्व है, एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी, और कोई नहीं। हाँ, तो और जहां तक मैं इनको एक बात बता दूं, नहीं लालचंद जी एक मिनट सुनिएगा, कि मैं इनको एक बात बता दूं कि बंगाल की जनता, चाहे बंगाल के कर्मी चाहे जितने भी रहे, लेकिन दीदी के लिए प्यार वो उमड़ाएंगे क्या? लेकिन आपने सुना है कि दीदी अपने मुंह से बोली है कि वो प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार जी अपने मुंह से बोले हैं? चाहे आज कोई भी कर्मी हो, चाहे वो नीतीश कुमार अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन उनके गठबंधन के सहयोगी, उनके दलों के नेता वो चाहेंगे हमेशा कि आपकी तरफ से भी ये बात तो होती है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर बीजेपी को दे सकती है तो दीदी दे सकती है। नहीं, एक सेकेंड, ममता बनर्जी ने कल मीटिंग में क्या कहा कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, जितने भी ऑपोजिशन है एकत्रित होंगे, वहां पे मीटिंग होगा, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। क्यों है? क्योंकि हम लोग को बदलना नहीं चाहिए, हम लोग को बदल चाहिए। ठीक है, आपका एजेंडा एक ही है, लेकिन उसके लिए अगर प्रयास है तो वो प्रयास एक मंच पर आना चाहिए। रोशन जी, वो प्रयास एक मंच पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है रोशन जी, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि अभी कम से कम 4 मोर्चे पर काम होता हुआ तो दिखाई पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत नंबर 1 यात्रा है, मिशन 2024 नीतीश जी का हालांकि वापस जा चुके हैं, और इसके अलावा ममता दीदी का भी प्रयास हम देख रहे हैं जो शरद पवार केसीआर के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। तो कुछ दिख रहा है साझा प्रयास रोशन जी? देखिए, सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस को ये तय करना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में 2024 में वो वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी, ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? हाँ, क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या अगर ये इनमें गठबंधन होता है तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, हम अगर सोच ले कि 42 की 42 सीटें ममता जी को मिल जाती हैं जी, तो क्या 42 सीटों में वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं? अगर नीतीश कुमार जी को 40 की 40 सीटें मिल जाती हैं बिहार की, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और जो कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, जिसकी अभी संख्या लगभग 54-55 है अभी, अगर वो अगर कितनी भी ताकत लगाएं, अगर उनके पीछे सब लोग खड़े होते हैं, अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं, तो क्या ये सब जो ममता जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं जो देश को नंबर 1 बनाने के लिए आजकल कैंपेन चला रहे हैं, और जो नीतीश कुमार जी हैं, क्या उनके पीछे खड़े होंगे? तो अंतर्द्वंद तो ये है कि जिसका जवाब मिल नहीं रहा। हाँ, जो ये बड़े सवाल हैं कि क्या सबसे पहले तो तय करना होगा कि हम आपस में चुनाव लड़ सकते हैं। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा तो वाम दलों से बहुत पुराना रिश्ता है और मैं जब भी दिल्ली आता हूं उनके पास जरूर जाता हूं। तो क्या तृणमूल, ये सवाल हैं जिसका हम लोग जवाब लेने की कोशिश करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी जुड़ने के लिए, तरुण जी अपनी बात रखने के लिए, और राजीव जी आपका भी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल बने हुए हैं, जो सवाल हम कह रहे थे कि मुद्दा अभी तय नहीं है, नेता भी तय नहीं है। कुछ दलों के साथ दूसरे नेता जाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे कोई और नेता हैं वो कुछ दलों को माइनस करके चलते हैं। तो ऐसे में अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई एकीकृत प्रयास हो पाएगा। इस सवाल का जवाब आगे भी हम ढूंढते रहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर बात करने वाले हैं हम कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कांग्रेस संगठन के लोग और क्षेत्रीय दलों के लोग तो बहुत कम हैं या गायब हैं। तो कौन हैं इस यात्रा में शामिल, देखते रहिए डीडी न्यूज। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety.
8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब हम एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। और ये खबर है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें शामिल कौन हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी के बाद ये पहली बार राहुल गांधी की भारत यात्रा हो रही है। राजीव गांधी ने इससे पहले पार्टी की तरफ से इस तरह की यात्रा निकाली थी, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में संगठन से अधिक सिविल सोसाइटी और NGO के लोग हैं। और इस यात्रा के क्रम में, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी आज तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। और अगर तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास को आप देखिए तो इसी राज्य में, तमिलनाडु में ही पिछले 52 साल, जी 5 दशक से भी ज्यादा, कांग्रेस सत्ता से वहां पर बाहर है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, खासतौर पर G23 से जुड़े नेता, ये कह चुके हैं कि इस समय भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जरूरी तो संगठन जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की है। यानी कि संगठन में जान फूंकने की जरूरत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, और दूसरी तरफ दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के पहले दिन से ही राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं, उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर मौजूद G23 वरिष्ठ नेताओं का जो समूह है, वो नेता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चाहते हैं। इस यात्रा को राहुल गांधी बीजेपी और RSS के विचारधारा के खिलाफ यात्रा बता रहे हैं। प्राय अपने संबोधन में इसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं। तो क्या सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसीलिए फिर यात्रा में सिविल सोसाइटी, NGO और तथाकथित प्रगतिशील संगठनों के लोगों को अधिक तरजीह दी जा रही है? राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच कांग्रेस ने राहुल की रीलॉन्चिंग का ये मंसूबा बनाया है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। लेकिन क्या RSS जैसे देशभक्त संगठन के खिलाफ इस तरह से नैरेटिव चलाकर राहुल गांधी अपना लक्ष्य पा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। साथ ही जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है उससे साफ है कि परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक और बात है कि राहुल गांधी पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है। तो क्या राहुल को इस यात्रा से कांग्रेस फुल टाइम पॉलिटिक्स में लाना चाहती है? ये सवाल है, और इन सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं
अपने संपादकीय सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी के साथ। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पहला सवाल तो यही कि ये कौन है शामिल, क्योंकि कांग्रेस संगठन के अंदर के कम ही लोग शामिल हैं और क्षेत्रीय दलों ने तो अपनी दूरी बनाए रखी है, तो इसमें शामिल कौन है भारत जोड़ो यात्रा में? ज्यादातर वही एनजीओ तथा कथित कुछ प्रगतिशील संगठन, कुछ वामपंथी गैर राजनीतिक संगठन। विनोद जी। लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बताई है अभी, और आपने काफ़ी खुलासा भी किया है उन चीज़ों का जी, लेकिन सबसे जरूरी आज इम्पोर्टेंट ये है कि राहुल गांधी की यह भारत यात्रा का जो तीसरा दिन है, और ये तीसरे दिन की यात्रा में राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं। आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, तो हम एक बार फिर से उसको रिमाइंड कराते हुए उसको बता दूं कि राहुल गांधी की उम्र आज जो है वो 52 साल के राहुल गांधी है। और आप जो जोड़ रहे थे उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए कि लगभग 55 साल हुए हैं कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर हुए हुए। तो 55 साल से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ उनका अपना संगठन ही नहीं है। तो जिस स्टेट में राहुल गांधी 55 साल से अपने कोई संगठन को अभी के जो संगठन का गायब है, एक वहाँ पे डिसलिंक है, उसको अभी तक वहाँ कामयाब नहीं बना पाए हैं। तो आज अगर राहुल गांधी भारत यात्रा में तमिलनाडु पहुँचे हैं तो तमिलनाडु में उनका संदेश क्या होगा, ये एक सुनने की बात होगी। लाल जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और अगर विनोद जी साथ ही अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से कांग्रेस एक रीलॉन्चिंग करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को, तो क्या ये कोशिश ये भी है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल 2024 के लिए अपनी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, उस कोशिश के बीच इस यात्रा के जरिए एक अपनी बड़ी दावेदारी, जिस बिग ब्रदर पर हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को बिग ब्रदर की भूमिका में भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? विनोद जी, आप तक आवाज जा रही है? लगता है विनोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर कोशिश करेंगे उनसे चर्चा जारी रखने की। मेरे शिवबा का जन्म इस मातृभूमि को स्वराज से सुसज्जित करने के लिए हुआ है। तुम हो शिवाजी, आओ गले लग जाओ। मसरूर पर आक्रमण करने का सही समय आ गया है। पुर्तगालियों के सारे बड़े जहाज लौटने से पहले वो किला हमारा होगा। ये तो शिवाजी है। इनका संहार करना ही होगा, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। इंडिया एक्सेलरेटर, एक एक्सेलरेटर का जैसा नाम वैसा ही काम। आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ रेवेन्यू एज वी कॉल इट, तो उसको स्केल करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए एक्सेलरेटर होता है। हम जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको ग्लोबली हम एक्सेस करा सकते हैं मेंटरशिप, कैपिटल और ग्रोथ के लिए। इन सब उपलब्धियों के पीछे एक बड़ा योगदान है अटल इनोवेशन मिशन का और नीति आयोग का। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जी, उससे ये लैब्स काफ़ी अलग हैं। आपको कहा जाता है कि यार आपके आसपास देखो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और उसके ऊपर से कोई फिर क्रिएटिव सॉल्यूशन बनाओ। इलेक्ट्रिक ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हमको 50 साल लगे कि हमारी दुनिया का बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बने, इतनी गाड़ियाँ बिकती है, लेकिन अगले 10 सालों में ये सारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा एक्चुअल अल्टीमेट गोल है कि हम एक बायो बेस्ड बैटरीज बनाएं, ग्रीन बैटरीज, जिन्हें हम एक्चुअली ग्रीन कह सकें। ये एक गेम चेंजिंग या आई वुड से रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है। देखिएगा मेरे साथ शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ टीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा पर कि कौन इसमें शामिल है, क्या इसका मकसद है। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, कांग्रेस में जिस तरह से अंदर की भी चुनौती है, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर G23 नेताओं ने उस तरह के सुर दिखाए हैं, बाहर की भी चुनौती है, जिस तरह से कई नेता अपनी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, नेतृत्व को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं दोनों चुनौतियों से निपटने की कोशिश भी है ये भारत जोड़ो यात्रा? लाल जी, मैं पहले अपनी पुरानी बात पे आऊँ, जो बात हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो नेटवर्क से हम थोड़ी देर के लिए ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो हम ये बता रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है आज तमिलनाडु पहुंची है। तमिलनाडु में राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है और तमिलनाडु में भी ये सवाल उनसे पूछा गया है कि आपके संगठन में जो प्रॉब्लम है, संगठन में जो इनफाइटिंग है, उसके बदले में ये भारत यात्रा पे जो आप निकले हैं उसमें मैसेज क्या होगा? क्योंकि आपके लिए चुनौती अभी ये थी कि आपका जो इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए G23 काफ़ी दिनों से इस प्रयास में लगे हुए हैं, उसको इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत किए हुए, संगठन को मजबूत किए हुए इस भारत जोड़ो यात्रा से आपका क्या अचीवमेंट होने वाला है? तो ये सवाल के जवाब में अगर राहुल गांधी इस बात को साफ साफ कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस भारत यात्रा में शामिल हैं, तो अब सवाल ये है कि फिर यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये एनजीओ के लोग कर रहे हैं या सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं? राहुल गांधी जस्ट एक उसके बॉगी बन के वहाँ पे उसके साथ जा रहे हैं? ये इतना कन्फ्यूजन है कि राहुल गांधी इसको ना ऑन करते हैं ना डिसऑन करते हैं जी। ये इन सवालों के बीच में जो सबसे मूल सवाल है कि राहुल गांधी आज तमिलनाडु पहुंचे हैं, तो राहुल ये बात तो लालजी ये पूछने की बात तो बनती है कि राहुल गांधी की जो बात मैंने शुरू में इस बात को रखा था आपके सामने में कि राहुल गांधी की उम्र जो है वो 52 साल की है और उससे पहले भी 3 साल पहले आप कह लीजिए कि राहुल गांधी के कांग्रेस की जो सत्ता थी वो तमिलनाडु से चली गई थी जी। तो लगभग 55 साल से तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी का संगठन क्या है? बिल्कुल। और संगठन नहीं है तो कांग्रेस में अगर कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू करके आज तमिलनाडु पहुंचे हैं तो ये देखने की बात होगी कि तमिलनाडु के कितने कांग्रेस के कितने जो ग्रास वोट वर्कर होंगे वो उनके साथ है। तो अगर वो उनके साथ नहीं है तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है। यही बात जो कांग्रेस के जो काफी सीनियर लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपने संगठन को जोड़ने की बात करनी थी, उसके बाद उस जोड़ो यात्रा पे अगर जाते तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता। लालचंद जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जोड़ने के लिए। आगे भी हम पड़ताल करते रहेंगे कि इस भारत यात्रा में कौन शामिल हैं। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबर और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।